और अब बात कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी की। कल बाजार और इंडस्ट्री की नजरें आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन पर होंगी और वैसे ज्यादातर जानकार ये मानकर बैठे हैं कि कल दरों में कटौती जरूर होगी। हमने इस बारे में एक पोल भी कराया है जिसमें 89% लोगों को लगता है कि कल दरें कम होंगी। जब हमने उनसे ये पूछा कि आखिर ये कटौती कितनी होगी तो सभी ने एक सुर में कहा कि कल 4.5% ब्याज कम हो सकता है। उनकी दलील है कि महंगाई इस वक्त पूरी तरह काबू में है, इसीलिए दरों में कटौती का इससे बेहतर मौका गवर्नर साहब के पास नहीं होगा। और बताते हैं आपको, आज विदेशी निवेशकों की तरफ से बिकवाली का सिलसिला जारी रहा। एफआईआईज ने आज 650 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं डीआईआईज ने 506 करोड़ की खरीदारी की है। और आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। मयूरेश, आपका स्वागत है। साफ तौर से बाजार की चाल पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आखिरी घंटे में हमने नर्वसनेस ज्यादा हावी होते हुए देखी है, बाजार में गिरावट के साथ बाजार की क्लोजिंग हुई है। मॉनेटरी पॉलिसी के चलते हम ये देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि 4.5% ब्याज दरें घट सकती है क्योंकि महंगाई एक तरह से कंट्रोल में आ गई है? इवनिंग कविता जी, आई थिंक मोरलेस मार्केट्स ने डिस्काउंट कर लिया है कि 25 बिप्स का एक रेट कट मोरलेस गिवन है। और जैसे आप राइटफुली कह रहे हैं, इन्फ्लेशन थोड़ा कूल ऑफ हो गया है, मच बिलो द कंफर्ट लेवल ऑफ व्हाट आरबीआई इज लुकिंग एट। और हालांकि आई थिंक जो बेस इफेक्ट का हम एक नंबर देख रहे हैं कि शायद स्पाइक अप हो सकता है नवंबर या दिसंबर में। जनरली आई थिंक द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इज डाउन। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 25 बिप्स इज लार्जली फैक्टर्ड इन। अगर गवर्नर साहब सरप्राइज करते हैं विद मोर देन 25 बिप्स, द मार्केट्स विल बी लार्जली सरप्राइज। अगर 25 आता है तो दैट्स अगेन एज आई सेड इट इज फैक्टर्ड इन एंड द मार्केट्स माइट गेट डिसअपॉइंटेड इन दैट सेंस। तो आप कह रहे हैं कि अगर 25 बेसिस पॉइंट हुआ तो बाजार को थोड़ी सी निराशा हो सकती है, तो हम बाजार को किस रेंज में फिर घूमते देखेंगे? So clearly I think apart from the discounting factor which has already happened, मुझे लगता है I think जो मैनेजमेंट या आरबीआई का जो टोन होगा, मैनेजमेंट कमेंट्री, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आरबीआई दर्शाना चाहता है इन टर्म्स ऑफ की डेटा पॉइंट्स, क्योंकि मानसून ने डिसअपॉइंट किया है, तो इन्फ्लेशन का आंकड़ा वो कहाँ देख रहे हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, फेड एक्शन जो करेगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, that will be a key monitorable. Chinese data is an unknown factor in the entire scheme of things. तो मुझे लगता है I think we are playing with the unknown devil here, specifically in terms of how the Chinese economy might pan out. तो ये सारे factors I think work out होंगे और commentary will be very very key. तो मुझे लगता है I think even if the markets are disappointed with the 25 bips, if it comes through, that is 7500 7600 मेरे हिसाब से निफ्टी को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि that will largely factor in the domestic concerns for the market और ग्लोबल क्यूज उसके बाद मार्केट ट्रैक करेगा। सो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग ग्लोबली आई थिंक वी माइट करेक्ट फर्दर, बट तब तक मुझे लगता है आई थिंक 7500 7600 ऑन द लोअर एंड ऑफ द निफ्टी, ये रेजिस्टेंस आई थिंक, ये सपोर्ट जो है आई थिंक ये मेंटेन होगा। और 8000 या 8100 का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट्स को, आई थिंक द निफ्टी विल प्रॉब्ली मूव इन दिस रेंज फॉर सम टाइम टू कम। चलिए, तो यहाँ पर अगर लोअर की बात करें तो 7500 या 7000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वरना एक सीमित दायरे में बाजार घूमेगा। और अगर 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती होती है तो बाजार वो ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो गया है जानने का कि कौन से स्टॉक्स आज सबसे ज्यादा एक्शन में रहे हैं। हमारे साथ अब जुड़ रही हैं हमारी रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता। बताएं सोनम, आपके आज कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर हैं? आज का स्टॉक ऑफ द डे बनता है डॉक्टर रेड्डी, जिसके शेयर में जबरदस्त 6% का उछाल देखने को मिला। 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम्स के मुकाबले 2 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। 2 खबरों के कारण ये शेयर में तेजी आती दिखी। सबसे पहले तो कंपनी ने यूएस में नेक्सिम दवा का जेनरिक वर्जन लॉन्च कर दिया। ये पॉजिटिव है क्योंकि ये दवा बेहद ही बड़ी है, मार्केट साइज लगभग $5.2 बिलियन का है, तो डॉक्टर रेड्डी को इसका पूरा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरी खबर ये रही कि कंपनी खरीद रही है फॉन्डापेनिक्स दवा के एक्सक्लूसिव ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये खरीदी की जा रही है ऑस्ट्रेलियन कंपनी अल्केमाई से। डील लगभग 116 करोड़ रुपए की हो रही है। ये दवा कंपनी के लिए यूएस मार्केट्स के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट दवा है, बल्कि 50% मार्केट शेयर भी रखती है। और राइट्स खुद खरीद लेना डॉक्टर रेड्डी के लिए बेहद ही पॉजिटिव। और इसी 2 खबरों के कारण डॉक्टर रेड्डी के शेयर में आज जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखाई दी। 6% का उछाल दिखाई दिया, बल्कि आज बाजार में आई कमजोरी का भी असर इस शेयर पर नहीं बनता दिखा। शुक्रिया सोनम। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। आगे आपको बताएंगे निफ्टी में कल आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और साथ ही कमाई की वैल्यू पिक भी आपको देंगे इस ब्रेक के बाद। चलिए
आपको बताते हैं कि कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है और निफ्टी में आपको कल क्या रणनीति बनानी चाहिए। सबसे पहले राकेश बंसल के मुताबिक बिकवाली की रणनीति आती हुई, जहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा 7895 का, 7730 के टारगेट के साथ आप इस रणनीति में रहेंगे। वहीं मानस जायसवाल के मुताबिक भी बिकवाली की रणनीति आती हुई, जहां पे 7860 का स्टॉप लॉस, 7675 का टारगेट। उसके आगे कुणाल सरोगी को लगता है कि यहां पर खरीदारी की रणनीति बनानी चाहिए, लिहाजा 7750 का स्टॉप लॉस और 7900 का टारगेट। आगे बढ़ते हैं, किन स्टॉक्स में मौजूदा स्तर पर निवेश करके आपको हो सकती है शानदार कमाई, बताते हैं आपको वैल्यू पिक। मयूरेश, कहां आप निवेशकों को पैसे कमाने की सलाह दे रहे हैं, किस स्टॉक में? कविता जी, जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है सूर्य रोशनी। अभी क्लियरली अगर आप कंपनी की बिजनेस डायनामिक्स देखें तो स्टील डिवीजन है और नॉर्मल लाइटिंग डिवीजन है। स्टील डिवीजन मोर और लेस डेट लेडन है, इसके अगर इबिट मार्जिन देखें तो दैट इज क्लोज टू 2.2%। जो लाइटिंग डिवीजन है दैट इज अ मोर प्रॉफिटेबल डिवीजन फॉर सूर्य रोशनी, जो ड्राइव कर रहा है बॉटम लाइन ग्रोथ को, एंड दैट इज अर्निंग इबिटा मार्जिन ऑफ 9.7%। जहां तक एंटायर लाइटिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो एक 22.5% के कैगर पर ग्रो हो रही है, और हमारे अनुमान में आई थिंक FY17 में ये should touch a figure of 25,500 crores। FY21 में दिस फिगर शुड बी क्लोज टू 37,000 crores। अभी सूर्य रोशनी का हम प्लेसमेंट देखें तो 25% का एक मार्केट शेयर है लाइटिंग डिवीजन में, और 2 लाख से ज़्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स हैं। साफ तरीके से ये दर्शाता है कि आई थिंक इनकी जो रीच है दैट इज़ ह्यूमंगस। जो LED का कंट्रीब्यूशन है, विच इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट फॉर अ लॉट ऑफ दीज लाइटिंग कंपनीज, इज ओनली कंट्रीब्यूटिंग 100 crores। लेकिन मैनेजमेंट की यही उम्मीद है कि 500 करोड़ के आसपास ये फिगर टच होगा ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। जहाँ तक अदर अप्लायंसेस की बात करें तो जो फैन सेगमेंट की इन्होंने फोरे किया था दैट इज डन एक्सीडिंगली वेल, और FY15 के जो नंबर्स आए हैं 60 करोड़ की एक उन्होंने एक टॉप लाइन पेश की है। जहाँ तक उम्मीद फैन सेगमेंट से है, हमें लगता है आई थिंक 300 to 400 crores ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years फ्रॉम द फैन सेगमेंट इज नॉट रूल्ड आउट। और अदर अप्लायंसेस जैसे आयरन हो या आपके वाटर हीटर्स हो दैट कैन कंट्रीब्यूट अराउंड 200 crores। तो क्लियरली आई थिंक जो स्टील सेगमेंट एक पेन से गुजर रहा है, आई थिंक दे आर गेटिंग इनटू द अदर वेरिएंट्स ऑफ द स्टील सेगमेंट दैट विल एड द रिबिट मार्जिन्स और लॉसेस को मिटिगेट करेगा। बट क्लियरली आई थिंक द लाइटिंग सेगमेंट इज वन विच विल कंट्रीब्यूट इमेंसली। तो हमें लगता है EBITDA मार्जिन्स ऑफ 8.5% इज नॉट रूल्ड आउट फॉर सूर्य रोशनी। जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात आई, हमें लगता है 54 करोड़ से 80 करोड़ का प्रॉफिट इजीली पोस्ट कर सकती है कंपनी ओवर द नेक्स्ट 2 years। सो सिमिलरली आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट द टॉप लाइन ग्रोथ, वी आर एक्सपेक्टिंग 6.5% कैगर बेसिस पे ग्रोथ क्लोज टू 3,223 odd crores। जैसे मैंने कहा, आई थिंक मार्जिन्स विल गेट एक्सपेंडेड, बॉटम लाइन में एक अच्छी खासी ग्रोथ होगी, और वैल्यूएशंस में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इट्स अराउंड 6.5 times FY17 अर्निंग्स ऑन अ स्टैंडअलोन बेसिस। डेट रिड्यूस कर रही है कंपनी, जिसकी वजह से आई थिंक इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम 107 crores शुड कम डाउन टू 97 odd crores ओवर द नेक्स्ट ईयर। तो मुझे लगता है आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड पिक एट दिस लेवल। तो डिक्लाइंस पे अगर ये स्टॉक मिलता है तो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली लुक एट दिस। वी हैव अ टारगेट ऑफ 183 ओवर द नेक्स्ट 12 months। चलिए, तो यहाँ पे सूर्य रोशनी में आप निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, और यहाँ पे 1 साल का नजरिया 183 का टारगेट है मयूरेश जोशी का। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, बने रहिए। स्टॉक टॉक में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं दर्शकों के सवाल। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं गुजरात से, हेमंत देवेंद्र। नमस्कार देवेंद्र जी। हेलो। हाँ देवेंद्र जी, अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए ताकि आप मुझे टीवी चल नहीं रहा। अच्छा, आवाज गूंजती हुई मुझे सुनाई दी। कोई बात नहीं, बताएं किस स्टॉक पे आप सवाल पूछ रहे हैं? हाँ जी, मैं मदरसन सुन्नी की है जी मेरे शेयर। किस रेट पे आपने लिया है? हाँ जी, आपने 300 के रेट पे लिया है देवेंद्र जी? हाँ जी, 300 रुपए के लिए 50 शेयर। ठीक है, और कब तक रुकना चाहते हैं अब आप इसमें? कोई बात नहीं, 1 साल 2 साल कोई बात नहीं इसमें। आप फिर भी 1 साल 2 साल का समय देना चाहते हैं, ठीक है। मयूरेश, यहाँ पर देवेंद्र जी के साथ साथ तमाम वो निवेशक जिन्होंने मदरसन सुमी में इतना लंबा नजरिया बना के रखा हुआ है, आपको लगता है कि खबरों के चलते हम जिस तरह से हमने एक फॉल देखी है स्टॉक में, क्या इतना लंबा टाइम होराइजन क्या देना चाहिए, या किसी इसी क्षेत्र के किसी दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो जाना चाहिए?
सो क्लियरली कविता जी, आई थिंक अगर 2 से 3 साल का नजरिया है तो आई थिंक उतना नजरिया रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक जैसे स्कैंडल से रॉक्ड हुई है कंपनी और आई थिंक दिस इज नाउ गॉन टू यूरोप, आई थिंक स्विट्जरलैंड की जैसे हम रिपोर्ट सुन रहे थे, इज प्रॉब्ली लुकिंग एट बैनिंग ऑडी। तो मुझे लगता है आई थिंक इसके जो रिपल इफेक्ट्स होंगे ये इसके ईपीएस पे डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होंगे। और जहाँ तक इनकी डोमेस्टिक ऑपरेशंस का भी सवाल है, आई थिंक इट इज स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट, कॉपर कॉस्ट नीचे हैं, क्लियरली आई थिंक डिस्काउंटिंग लेवल्स आर हायर और डिप्रिशिएटिंग रुपी की वजह से P&L में जो कंसोलिडेटेड एक लाइन बाय लाइन आइटम पे इम्पैक्ट पड़ता है, that also takes a dent in terms of EPS growth. Structurally, I think the story is very, very sound. I think इनके अगर आप ऑर्डर बुक देखें, यूटिलाइजेशन लेवल्स देखें, S&P, SMR are more or less held on to their margins. हालांकि थोड़ा एक ब्लिप देखा था लास्ट क्वार्टर में. However, I think compared to the other players, I think they are at least in a much better state. तो मुझे लगता है कि इनका 2 से 3 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं. He doesn't have that much patience and time horizon. I think जो ऑटो एंसिलरीज हमें पसंद आ रहे हैं, I think JK Tyres is something that I've continued to like. अगर करेक्शन पे स्टॉक मिलता है, जैसे इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, डेट रिड्यूस होगी, केपेक्स प्रोग्राम इज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ इट्स साइकिल, तो आई थिंक केपेक्स जितनी इनको करनी थी आई थिंक हो गई है, विच विल इफेक्ट इन एक्सपेंशन इन ROE एंड ROCE। और क्लियरली आई थिंक रॉ मटेरियल प्राइसेस की जो बेनिफिट EBITDA मार्जिन पे आएंगी, बोथ इन टर्म्स ऑफ रबर एंड क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स गोइंग डाउन, विल बी क्वाइट सब्सटेंशियल। तो मुझे लगता है आई थिंक JK Tyres ऑन डिक्लाइंस इज एन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट आइडिया दैट द इन्वेस्टर कैन लुक एट। चलिए, JK Tyre में अगर आप चाहें तो दाव लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका इतना लंबा नजरिया है तो आपको इसी नजरिए के साथ इस स्टॉक में रहना होगा, वरना अगर आप स्विच कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन JK Tyre आपको दिया जा रहा है। अब हमारे साथ अहमदाबाद से हेमंत पटेल हैं। नमस्कार हेमंत जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने 200 शेयर SBI के लिए 260 के भाव में, 260 के भाव में, ठीक है। और टाटा स्टील अभी 2 दिन पहले ही लिए 500 से 219 रुपए के भाव में, 219 के भाव पे। इसमें क्या करना चाहिए? आपको पता है धातु क्षेत्र की कहानी कैसे चल रही है पिछले कुछ महीनों से, उसके बावजूद आपने टाटा स्टील लिया है? पिताजी ने बोला था तो ले लिया है, अभी तो गुरुवार को ही लिया है। अच्छा, मुझे बताइए कितना समय देंगे दोनों स्टॉक को? अपने 1.5-2 साल तक बात नहीं है। 1.5-2 साल का नजरिया है मयूरेश। सबसे पहले तो SBI पे बात करना चाहूंगी। 1.5-2 साल का नजरिया SBI स्टॉक के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। 260 की इनकी बाइंग प्राइस है। तो क्लियरली होल्ड ऑन करना चाहिए। आई थिंक क्वालिटेटिव स्टॉक है और क्योंकि इनका नजरिया 1.5 से 2 साल का है, या कैपिटल एडिक्वेसी काफी स्ट्रॉन्ग है, कासा रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग है विद द PSU यूनिवर्स। आई थिंक दिस इज वन स्टॉक दैट विल प्रॉब्ली स्टैंड आउट 2 चीजों के लिए। क्रेडिट ग्रोथ अगर रिवाइव होती है फास्टर देन वन रियली एक्सपेक्ट्स, SBI विल बी अ क्लियर बेनिफिशियरी ऑन द PSU फ्रंट। और सेकंड, आई थिंक इनकी जो लेवरेजिंग है ब्रांच नेटवर्क को लेके, आई थिंक दैट विल होल्ड देम इन गुड स्टेट, क्योंकि मैनेजमेंट का फोकस जो एसेट क्वालिटी की तरफ है, रिकवरीज और अपग्रेडेशंस की तरफ है, दैट इज प्रीटी सब्सटेंशियल। तो मुझे लगता है लुकिंग एट इट्स बैलेंस शीट size, looking at the positives that the stock can exhibit, a definite hold at these levels, और valuations भी बहुत महंगे नहीं if I compare that with the private sector counterparts। जहाँ तक टाटा स्टील का सवाल है, क्लियरली आई थिंक 2 साल के ऊपर का नजरिया रखना ही होगा, बिकॉज इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इनटू द स्टॉक। कमोडिटी सुपर साइकिल के डाउन साइकिल में हम चल रहे हैं, यू आर रियली नॉट श्योर व्हेन कमोडिटी प्राइसेस विल बाउंस बैक। डोमेस्टिक सीन पे इनकी जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी आयरन ओर की ऑफ 1.5 MT, आई थिंक दैट विल ऑल्सो टेक अ टोल इन इट्स नंबर्स, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ हाउ Q2 numbers will pan out। When European operations are concerned, हमें लगता है EBITDA पर टन बेसिस पे you will see some amount of it being taken, क्योंकि realizations down होंगे, volumes will not grow at a pace that one really expects। और हालांकि I think input cost नीचे हैं, that will probably not offset the kind of margin expansion that one really expects। Southeast Asian markets will be a big hit for Tata Steel, क्योंकि I think जो imports आ रहे हैं specifically in Indonesian and Thai markets from China and Russia because of the devaluation of the yuan and depreciation of the ruble, clearly वो impact करेगा EBITDA per ton पे on the Southeast operations। तो मुझे लगता है I think he'll have to give a long time for Tata Steel और earnings recovery के लिए at least 2 से 3 quarter before we see some meaningful recovery happening in terms of how cash flows will pan out specifically from the European operations। चलिए, तो आपको ये राय दी जा रही है दोनों ही स्टॉक पे, लेकिन साथ ही मयूरेश, चूंकि कल इतना अहम इवेंट है, बैंक निफ्टी और तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में अगर किसी को रणनीति अपनानी हो तो किस तरह सेफली रणनीति अपनाएं? I think rushing करने की जरूरत नहीं है। I think if the governor does surprise
एज आई सेड 25 बिप्स इज मोर और लेस फैक्टर्ड इन. अगर वो आता है, अगर मार्केट्स थोड़े निराश होते हैं, तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज स्टिल समथिंग दैट आई विल कंटिन्यू टू लाइक. और इसका मुख्य कारण यही है, आई थिंक कैपिटल एडिकेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की. इन द केस ऑफ एक्सिस, ICICI, HDFC बैंक. HDFC बैंक का तो पूरा के पूरा आई थिंक जो एक रिटेल फोकस है, और जो दूसरे बैंक्स भी आई थिंक जो रिटेल के एक कंपोनेंट बढ़ा रहे हैं. एक्सिस का ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एडवांसेस आर नाउ रिटेल. येस, देयर आर सम चिंक्स इन द आर्मर एज फार एज ICICI बैंक इज कंसर्न्ड व्हेन इट कम्स टू देयर कॉर्पोरेट बुक. आई थिंक देयर बुक स्टैंड्स इन अ मच बेटर शेप कंपेयर टू द PSU काउंटर पार्ट्स. तो मुझे लगता है आई थिंक इफ द स्टॉक्स करेक्ट, द बेस्ट वे टू डू इट इज ओवर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स एक स्टैगर्ड वे में बाइंग करें. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तीनों बैंक पसंद आ रहे हैं, और जैसे मैंने कहा ऑन द पब्लिक सेक्टर साइड स्टेट बैंक इज समथिंग दैट आई लाइक. बट अगेन आई थिंक स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट्स ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 months, staggered way में बाइंग करें, so that will reduce your impact cost and that will also take care of the volatility that one really expects to continue over the next few months. चलिए, तो ये रणनीति आपको कल अहम इवेंट के चलते अपनाने की सलाह दी जा रही है, लेकिन साथ ही आपका धन्यवाद करना चाहेंगे मयूरेश शो पर आने के लिए. कोई डिस्क्लोजर्स? कविता जी, जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की, मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए. शुक्रिया समय निकालकर दर्शकों को आज अपनी राय देने के लिए. और स्टॉक टॉक में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे CNBC आवाज पर. नमस्कार.